नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस मैटर पे बात करना चाह रहा हूं उसके लिए ये वीडियो ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है ये दिल, ये मादा। आपके दिल के अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, एक आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जो ये चाहता है कि आप इस केस से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। तब उस विश्वास के साथ इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा। टेस्टिंग मोड पे मत देखिए। टेस्टिंग मोड पे देखने पर ये वीडियो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो लगेगा। आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा, क्योंकि आप इसे चेक करना चाहते हैं। और जब आप इसे चेक करेंगे तो फिर आप इसे क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक करने के ऊपर यही होगा कि जनरली जो लोग ये अफवाहें फैलाकर बैठे हैं कि ऐसा नहीं होता, इन केसेस में तो लंबे चलते हैं, वो उनको आपकी इन बातों से जो है वो आहत हो जाएंगे, उन्हें आघात लगेगा। तो फिर आप यहाँ से उठकर वहाँ जाएंगे। वरना जो आज मैं बात बता रहा हूँ उसे अपना लक्ष्य बना लीजिए। क्रॉस चेक करना है बिल्कुल कीजिए, पर मैं तरीका बताता हूँ। जाकर क्रॉस चेक कीजिए अलग अलग जजमेंट से, जो हमारी वीडियोस में भी दिए हुए हैं। जाकर क्रॉस चेक कीजिए आप उन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से जो इन बुक्स में लिखी हुई है, लॉ की बुक्स में। वहाँ जाके क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या वाकई पॉसिबल है। तो आज अगर इस मुद्दे से आप जुड़ना चाहते हैं और फाइनली अपने लिए कुछ नई राहत चाहते हैं, चाहे आपका केस अभी शुरू हुआ हो या बीच में पिछले 2-3 साल से लड़ रहे हों, या 10-10, 20-20, 12-12, 15-15 साल से अपना केस लड़ रहे हों, ये उन सब के लिए है। ना मैं इसमें कहीं महिलाओं की बात करने वाला हूं और ना ही मैं इसमें पुरुषों की बात करने वाला हूं। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी है ये इस वीडियो को देखें जो पीड़ित हैं और जो बहुत लंबे टाइम से अपने केसेस में राहत पाना चाहते हैं। तो क्या आपका मन है कि आप सच में राहत पाना चाहते हैं, या सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं? आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको चॉइस दे रहा हूं। दोस्तों, इसीलिए हम लोग एक बात हमेशा अपने वीडियोस में कहते आए हैं, एजुकेटेड हो जाइए। जब लॉ की एजुकेशन आपके पास होती है ना, तो आपके केसेस में एजेस आपको मिलना शुरू होते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ना है। आप निचली अदालतों में ही अपने केसेस को रिजॉल्व करने की पोजीशन पे आ जाते हैं। मैं तो इतनी मज़ेदार बात आपको बता देता हूँ कि ऐसी पोजीशन पे आ जाती है जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो कई बार सामने वाली पार्टी आपसे सेटलमेंट मांगने लग जाती है। हमारे कोर्सेज में ऐसा अक्सर होता है कि 30-40% केसेस तो सिर्फ सेटलमेंट पे ही सॉल्व हो जाते हैं, और वो चाहती है कि चलिए कुछ मत दीजिए पर हमारा पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि तरीका ऐसा ही अपना लेते हैं आप लोग। तो इसीलिए हम लोग अपने कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज में आपको अलग अलग तरीके की जो आपकी केस की डीलिंग है उसको ना केवल नॉलेज के हिसाब से बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी कैसे डील करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। काफ़ी लोगों को राहत मिल चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफ़ी लोग अपने तौर पर अपनी चीज़ें काफ़ी सुधार चुके हैं, और जो बिल्कुल नए भी आए हैं उन्होंने भी 2-3 महीने में काफ़ी कॉन्फिडेंस पा लिया है और रिजल्ट ओरिएंटेड वो चल रहे हैं। तो आप अगर इसका हिस्सा होना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपका मन करे तो फिर आप इस पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है इस पे एक मैसेज डालिएगा कि कोर्स ज्वाइन करना है। आपको डिटेल मैसेज के थ्रू मिल जाएगी, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देखते वक्त समझ रहे हैं कि मैं किसी कानूनी समस्या में हूँ और मुझे आपको मतलब मुझसे समाधान चाहिए, तो आप फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डालिए। आपको मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर हमारी बात आपसे हो पाएगी। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ आप ही से कि आप क्या ये जानते हैं कि ये जो तरीका है जो आपने अपना रखा है केस लड़ने का, इससे आप जल्दी बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्यों आपने सोचा है? क्योंकि पहले समस्या को समझिए। अगर समस्या आपको समझ में आएगी ना तो समाधान आपको अपने आप आगे मिलेगा। तो इसमें यही सोचने वाली बात है कि आखिर हो क्या रहा है। हम केसेस लड़े जा रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे पहले हम डैडी ऑफ ऑल फॉल्स केसेस का जिक्र करते हैं, तो सबसे ऊपर आते हैं 498A का नाम। आपको मैं 2-3 सवाल पूछता हूं, उनमें आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अपने आप को जवाब दीजिएगा और फिर जवाब मैं भी दे रहा हूं आपको। पहली चीज़ ये कि क्या आपको लगता है कि जो 498A आप पर लगाया गया है वो सही है, सच्चा है? अगर वो झूठा है तो आपने उसके लिए क्या किया? अगले 2 सवालों में यही बात छिपी हुई है। पहली चीज़ ये कि क्या आपने उसका विरोध किया FIR के स्तर पर ही? नहीं, आप बयान देकर आ गए, आपने एक सिस्टम को फॉलो कर लिया और उससे आपको रिजल्ट चाहिए था। आप कह रहे हैं साहब मेरे पे झूठा लग गया, वो हो गया। अरे तो इसका विरोध कौन करेगा? आप एक बात बताइए, आपके हाथ से आपका पर्स कोई अगर छीन के लेके जा रहा है, आपके हाथ में कोई बैग है कोई छीन के ले जा रहा है, तो आप क्या उसको कस के पकड़ोगे नहीं? आप विरोध नहीं करोगे? तो इसी तरह से कोई अगर आपकी ज़िंदगी की शांति छीन कर ले जा रहा है तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, इसका जवाब अपने आप को दें। ठीक है,
इसके बाद यह है कि विरोध करने के लिए करना क्या है, इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है आपके केस में इन्वेस्टिगेशन हुई है, गौर से सोचिएगा, कुछ एक दो बातों पे मैं आपके प्रकाश डालता हूँ। आपको लगता है कि आपके केस में इन्वेस्टिगेशन हुई है, 498A अगर झूठा लगा हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन हुई है? नहीं, लड़की के बयानों के आधार पर सिर्फ वो सारी बात लिखकर और फिर उसको चार्जशीट करके आगे बढ़ा दिया गया। तो फिर आपने उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये विरोध क्यों नहीं किया कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? आपको कोर्ट में क्यों दलील देनी है? आप तो सीधे थाने में दलील दीजिए। जैसे कि पत्नी कहती है कि मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया, आपके पास सबूत है कि ये तो प्रेम प्यार से गई थी, दिखाइए ना सबूत। आप कोर्ट की जगह थाने में भी सबूत दिखा सकते हैं। और उसके अलावा आपकी पत्नी कह रही है कि दहेज की डिमांड की गई थी। पता ये चल रहा है कि आपकी पत्नी हंसी खुशी गई है, आप उसको छोड़कर आए, 6-7 दिन 8 दिन बड़े आराम से बात हो रही थी, उसके बाद उसने नो कॉन्टैक्ट रूल आपसे अपना लिया, 2-3-4 महीने से आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद पत्नी जो है वो किसी भी हालत में आपके हिसाब से नहीं चल रही है। और सबसे खतरनाक चीज़, ये 30 सवालों के अलावा सबसे खतरनाक चीज़ क्षेत्राधिकार पे आपने तो मैटर ही नहीं उठाया। अरे साहब, हमारे यहाँ इलाकों में आपने खुद ने देखा होगा, इतने बड़े आप हो गए और कई बार आप लोगों के सामने इंसिडेंट आया होगा कि अगर आपके कहीं पे भी कोई घर में या आसपास पड़ोस में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है और जब आप भागते हैं उस दुर्घटना की जो है FIR लिखवाने, तो कई बार तो 2 थानों के बीच में उस फाइल को फंसा दिया जाता है। नहीं, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, उस थाने का मामला है। मतलब अगल बगल के थानों में जुरिडिक्शन डिसाइड नहीं हो पा रहा होता है और आपके घर से एक परित्यक्तता जो अपने आप को तथाकथित रूप से बता रही है, सो कॉल्ड आपकी जो बीवी हैं, उनको आपने धक्के देके निकाल दिया, ऐसा वो जाकर कहीं कह देती हैं, और वो भी किसी दूसरी स्टेट और दूसरी सिटी के अंदर, तो वो कंसिडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने विरोध नहीं किया श्रीमान। स्टोरी सारी कहाँ की है? यहाँ की है। कहानी की रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई जा रही है? किसी और दुनिया के हिस्से के अंदर, जहां आपकी पत्नी खुद स्वीकार कर रही है कि उसने कोई जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब स्वीकार कर रही है कि उस इलाके में सिर्फ वो रिपोर्ट कर रही है, हुआ कुछ नहीं है। किया ऐसा आपने? नहीं किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके केसेस को फास्ट चला सकती हैं। अगर ये सब प्रक्रियाएं आपने फॉलो की होती तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता था। पर क्या अब भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप चलते केस में इन्वेस्टिगेशन पर आप जो है बाकायदा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर अभी तक आपने रिप्लाई नहीं दिया है अपने केस में 490 में, तो ऑब्जेक्शन के रूप में दीजिए कि साहब पहली बात तो ये कि मैं सारे सबूतों के साथ ही बात करता हूँ। आप अपने सबूत ऑब्जेक्शन के साथ लगा दीजिए। अब यहाँ पर इतनी देर से, बहुत देर से जब मैं बात कर रहा हूँ सबूत दिखा दीजिए, सबूत दिखा दीजिए, तो बार बार आपके दिमाग में एक बहुत तथाकथित सी बात, एक बहुत तथाकथित सा एक मुहावरा दिमाग में आ रहा होगा कि अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं, जो समझदार लोग हैं जो आपको राय देते हैं, वो ये कहते पाए जाते हैं सबूत सारे दिखा दोगे तो फिर वो केस जीत जाएगी। वो क्या करेगी? आपके सबूतों को तोड़ मरोड़ के कोर्ट में पेश करेगी। अरे मेरे भाई, एक बात बताओ, जो CCTV फुटेज में पत्नी जाती हुई दिख रही है, वो क्या आती हुई दिखेगी, या उसमें CCTV फुटेज में कोई किसी भी तरह का अगर कोई डॉक्टरेट वीडियो उसको बनाने की कोशिश करेगी, तो क्या वो आपको वहाँ पर ऐसे दिखा देगी कि मारपीट दी? क्योंकि ओरिजिनल जो कॉपी है वो तो आपके पास है, 65B का सर्टिफिकेट के साथ आपने जमा कराया एविडेंस, तो कैसे साबित कर देगी? सोचिए श्रीमान, आप गलती कर रहे हैं। आपने अपना जो केस है वो एक बहती हुई नदी के अंदर छोड़ दिया है, और वो एक लकड़ी के लट्ठे जैसा है कि अगर हम नाव लेके उतरते तो चप्पू भी होता है, या उसके अंदर मोटर भी लगी होती है, और उसका ड्राइवर भी होता है, और एक ड्राइविंग मोड पे चलती, वो इधर उधर बहती नहीं, पर लकड़ी का लट्ठा तो लहरों के भरोसे। तो आपका केस कुछ इस तरह का है। अब बात करते हैं अब हम इसको अलग नज़रिए से कि क्या आपका केस बहुत पुराना हो चुका है, या आपके जैसे इन्वेस्टिगेशन के विषय में आप जाके एसपी को, बाद में भी चलते केस में भी एसपी को जाके, मैंने कई वीडियोस में बताया कि इन्वेस्टिगेशन के विषय में जाकर एसपी को कंप्लेन कर सकते हैं। मेरे केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि भाई अगर ऐसा है तो एसपी साहब ये कह भी सकते हैं, लाजमी बनता है कि आपका तो केस ही स्टार्ट हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट से ऑर्डर करा के री इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। पहला राइट एसपी को ही है। और यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है, आला अधिकारी, वही इसके अंदर री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। री इन्वेस्टिगेशन आपको जानकर आश्चर्य होगा 5-5, 6-6 बार भी ऑर्डर की गई हैं कई केसेस में। और सिर्फ किस लिए की गई हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप जब जांच से संतुष्ट नहीं तो केस से संतुष्ट कैसे होंगी? अगर आप 2-4 बात, अगर मान लीजिए कोर्ट में भी आपका मैटर पहुंच गया, तो फिर री इन्वेस्टिगेशन के लिए आप चैलेंज कीजिए इन्वेस्टिगेशन। तो ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं पूरा मैटर कंटेंट यहाँ नहीं समझा पाऊंगा। तो अगर आपको कभी भी इस बारे में अगर आपको समझना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज़ पे, वो है टाइम बाउंडेशन। टाइम बाउंडेशन डोमेस्टिक वायलेंस की भी होती है, आपकी मेंटेनेंस की भी होती है, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं। अब समझिए 490 डे में आपका बहुत लंबा केस चल गया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई बार इस तरह के ऑर्डर्स दे चुकी हैं, इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर चुकी हैं निचली अदालतों के लिए। और ये जो निचली अदालतें हैं, इनके अंदर इनको जल्दी से जल्दी केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 2 ऑप्शन हमेशा एक्टिव होते हैं। स्पीडी ट्रायल का,
ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं उसके अंदर स्पीडी ट्रायल होता है, या फिर आपका जो भी सेक्शन लगा हुआ है उसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे जनरली क्या होता है कि पहले एक सिस्टम चला करता था कि साहब 490 डे में 3 साल के बाद पत्नी 490 डे नहीं लगा सकती, पर सुप्रीम कोर्ट ने बैक टू बैक लगातार ऐसे जजमेंट दिए। पहले 2 साल का बताया, उसमें एक रीजनिंग सेट की, फिर 1.5 साल के लिए भी रीजनिंग सेट कर दी, अब 6 महीने के लिए भी। अभी एक लेटेस्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, आई थिंक 6-8 महीने हो गए उस बात को, उसमें जाके देखिए कि 6 महीने के अंदर, उसका टाइटल भी यही है कि 6 महीने के अंदर जो है वो 490 डे नहीं लगा सकती पत्नी। उसकी रीजनिंग है क्योंकि कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम है, ये कंटिन्यू कैसे हो रहा है। अब देखिए अभी यहाँ पर इस बात को कंटिन्यूस ऑफेंस जैसे मैं समझाऊंगा, काफ़ी लोग कहेंगे वो तो पत्नी है, वो तो चली गई है, तो उसने कह तो दिया है, उसने बोल तो दिया, यही तो बात है। चाहे डीवी हो, 498 हो, 125 हो, सब कुछ हो, उसमें ये नहीं है कि वो पत्नी है, उसने कह तो दिया है, उसने कहा है कि हमें धक्के देके निकाला है। इस पर आप निर्भर मत कीजिए, निर्भर इस बात पे कीजिए कि क्या उसने साबित किया है कि आपने उसे धक्के देके निकाला है, क्या उसने साबित किया है कि आप जो है उसमें पूरी तरह से दोषी पाए गए। कहां पर वो साबित कर पा रही है, 498 में, डीवी में और 125 में, या किसी और अलग तरीके के केस में नहीं कर पा रही है ना। तो साबित करना जब किसी चीज का बाकी है तो आप उस पर लड़िए ना केस, कि साबित तो कर भाई, मैंने तेरे साथ किया है। आप कह रहे हैं कि नहीं उसने ये कहा और हमने ये कह दिया, साबित करवाइए, जवाब मत दीजिए, ऑब्जेक्शन डालिए, जवाब मत दीजिए। और अगर आपने जवाब दे भी दिया है तो फिर उसका एक और रास्ता होता है कि आप फिर वहां पर इंक्वायरी बैठाइए अगर डीवी है तो, कि अगर मैंने इसको मारा है तो ये साहब मेरे सबूत के झूठ बोल रही है, और अगर ये साबित कर सकती है तो मेरे सबूत हो। सीधे इन्वेस्टिगेशन पे ले आइए पूरी चीज को, सीधे आप उस पर ला सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे नहीं साहब इसके अंदर तो फलाना प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, पहले ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा, एविडेंस स्टेज तो लास्ट में आती है। देखिए साहब, हर चीज़ का हमारे कानून में हमेशा से तारीफ करता आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। हमारे संविधान में कानूनों की कोई कमी नहीं है और ना ही कानूनों में कोई गलती है। अगर उन्हें यूज़ करने वाला कोई हो, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि यूज़ करने वाला, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्हें सही तरीके से अपने काम में लेने वाला कोई हो, तो ये जहर नहीं है। ये कानून एक तरीके से ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं झूठे केसों के खिलाफ। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब आती है दूसरी बात, टाइम लिमिटेशन पे बात कर रहे थे हम, तो वो दूसरी बात इसके अंदर ये जोड़िए कि देखिए डीवी के अंदर 60 दिन का लिखा हुआ है, किसी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि डीवी हो, 125 हो, HMA 24 हो, तीनों में लिखा हुआ है। और अब तो जाके पढ़ लीजिए रजनीश वर्सेस नेहा का जो मेजर, जिसको अभी प्रेसिडेंट माना जाता है इन चीज़ों में, इन केसेस में, मेंटेनेंस के केसेस में, वहाँ में लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। एंट्री मेंटेनेंस की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि साहब मुझे मेरा केस जल्दी खत्म आ रहा है, तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब एंट्री मेंटेनेंस तो हमारा डिसाइड हो गया है, हो जाता है। अगर हो जाता है तो उसके बाद आप बाकायदा पहला मेंटेनेंस देने से पहले एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि ठीक है साहब मैं एंट्री मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए आपकी बात मान लेता हूँ, अगर आपने डिसाइड कर ही दिया है, पर उसके साथ 6 या 4 महीने के अंदर मेरा जो केस है वो फाइनल मेंटेनेंस पे डिसाइड करवा दिया जाए। इससे ज़्यादा मैं एंट्री मेंटेनेंस नहीं दूंगा। और ये आपने अगर एडवांस में कह दिया तो फिर ये कोर्ट की गलती है कि आपने निवेदन जब दिया तो इस केस को जल्दी डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि जब इंटरिम डिसाइड कर दिया है तो कोर्ट से कोई मेरिट्स तो ली होंगी जिसमें उसने आपको गलत तो पाया होगा, तो फिर उसको फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड करने में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने हवा ही ऊपर के ऊपर ही इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया। उसके अंदर मेरिट्स जो है वो कहीं भी नहीं देखी गई कि पत्नी एग्रीव्ड है या नहीं है, सिर्फ पत्नी है, सिर्फ पत्नी है, ऐसा कोई मेंटेनेंस का रीज़न नहीं बनता। मेंटेनेंस का रीज़न बनता है इनकैपेबल हो, और इनकैपेबल होने के बाद भी एक और कंडीशन लगती है कि एग्रीव्ड, पीड़ित होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई भी अगर नहीं है तो भी नहीं लगेगा, दोनों में से एक है एक नहीं है। स्पेशली एग्रीव्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्रीव्ड यानी पीड़ित होना ज़रूरी है, और जो वो कह रही है वो बात अक्षर से सही होनी चाहिए। बात आ गई मेंटेनेंस की वापस, तो मेंटेनेंस मैं दूंगा पर 4 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर इससे ज़्यादा मेंटेनेंस मेरी पत्नी चाहती है तो वो साबित कर दे और फाइनल मेंटेनेंस ही डिसाइड करा ले। अब फाइनल मेंटेनेंस में क्या होता है, पत्नी को ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। इसमें आप एक कंडीशन और जोड़ सकते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट्स वगैरह में भी अब ये चीज़ चलने लगी, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पत्नी को मेंटेनेंस दिलवा तो देते हैं कोर्ट्स, मगर उसके बाद वो ब्याज समेत वापस दिलवाते हैं अगर पति को गलत साबित नहीं कर पाती तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। ये जजमेंट भी मैंने जो है इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिएगा। तो आप जब आप मेंटेनेंस देते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि देखिए साहब मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ, कंडीशन रहेगी कि कंडीशनल मेंटेनेंस दूंगा, इंटरिम ले लीजिए कोई बात नहीं, मगर उसके बाद अगर मेरी पत्नी गलत साबित होती तो मुझे उससे पैसा वापस चाहिए और ब्याज समेत चाहिए अगर वो गलत साबित। तो आप किसी भी स्टेज पे हो मेंटेनेंस की, अब आप सीधा कह दीजिए कि मेरा मेंटेनेंस बांध चुके हैं आप इंटरिम, इससे ज़्यादा इंटरिम मैं नहीं दूंगा, 4-6 महीने के आगे मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है सर। इंटरिम का मतलब ही ये नहीं होता है कि सिर्फ तत्काल, इंटरिम का मतलब ये होता है कि वो प्रोविजनल है, टेम्परेरी है,
फाइनल मेंटेनेंस ही उसका जो भी आपके ऊपर केस लगा है HMA 24, 125 CRPC या फिर DV के अंदर मांगा गया है, वो टेम्परेरी है, वो एक फौरी राहत है। उसके बाद ये इसलिए लगाया जाता है कि चलिए वो भूखी नहीं मरे, क्योंकि आप उसके नेचुरल गार्जियन बन गए हैं, फादर की जगह आप हैं। तो ये एक बेनिफिट आपको है। अगर आप उसके अंदर फाइनल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो फिर वो डिसाइड होना ज़रूरी है, इसलिए वो डिसाइड नहीं करते इंटरिम मेंटेनेंस। फिर वही कहूँगा कि मैं इसको बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, पर दिक्कत यह है कि फिर ये इंडिविजुअल केसेस के अंदर भी वेरिएशन होते हैं। तो जब आपके पर्टिकुलर केस की बात होगी तो फिर हम इसको समझा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब और जल्दी केस कैसे खत्म किया जा सकता है, स्पीडी ट्रायल का ऑप्शन है। एक क्वैशिंग भी चलती है, ठीक है। क्वैशिंग का जो तरीका है, इसमें एक अच्छी खबर ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट एक जजमेंट दिया है इन्हीं दिनों में। उसने साफ कह दिया है कि देखिए, लोअर कोर्ट्स की जब गलतियां निकल कर आती हैं तो हाई कोर्ट्स क्वैशिंग में हिचके नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट्स ने एक मैथोडोलॉजी बना ली थी। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो सेलेक्टिव रहेंगे, हर किसी केस को हम नहीं लेंगे। अब ये कहाँ से स्टैंडर्ड सेट होगा, कहाँ से ये चीज़ सेट होगी कि भाई आपने तो सिलेक्शन का जो अपना क्राइटेरिया है वो किसी को बताया नहीं है। अब कोई कैसे साबित करेगी वो ट्रायल में सही रहेगा या फिर वो क्वैशिंग कराते वक्त उसके अंदर पहली सूरत में ही सही हो जाएगा। यानी कई बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हाई कोर्ट्स ये कहती हैं कि साहब पहले ट्रायल भुगत के आओ। ट्रायल तो हो सकता है हमारा 10 साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या 6 साल कर रहे हो, या 6 महीने कर रहे हो, तो वो कोई स्टैंडर्ड पे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने एक जनरल आइडिया दिया है। तो फिर वो ट्रायल का स्टैंडर्ड क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप ट्रायल के अंदर, तो वो एक स्टैंडर्ड तो क्लियर हो कि भाई आप ट्रायल में कुछ तो करके आए हो। तो इस वक्त ये अच्छी खबर बड़ी अच्छी निकली है कि 482 को आप बाकायदा चार्ज करवा सकते हैं। आपकी पत्नी अगर झूठ बोल रही है, आप पे झूठा FIR किया गया, सबूत 4-5 भी हैं, 50 एलिगेशन लगाए हो, 5 सबूत भी अगर ढंग के हैं आपके पास, तो बाकी के 45 जो हैं वो वैसे झूठ हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पत्नी तो झूठ बोल रही है। दोस्तों मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको, मेरे इसी चीज़ के ऊपर कि मैं इतने ज़ोर से कैसे कह रहा हूँ। मैं एक लड़की हमारे पास आई थी, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, 1.5 साल हो गया है। उस लड़की का हमने केस थाने के स्तर पे 498 का 70% सॉल्व करवा दिया था। हमने उसके सारे एविडेंसेस प्रेजेंट करा दिए, सारी जितनी उसके बाद रिकॉर्डिंग्स थी वो प्रेजेंट करा दी। अभी सुन के आपको डर लग रहा होगा कि अरे रिकॉर्डिंग्स पेश कर दी, बेवकूफ़ लड़की थी, नहीं, वो करवा दी। और उसके बाद हमने बाकायदा जब जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया तो आयोग के अंदर आनाकानी करने लगा। हमने कहा कि पूरी जांच होनी चाहिए। आयोग के लिए फिर हमने कंप्लेन करवाई तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए नया आयोग वहाँ पे अपॉइंट किए गए। जब नए आयोग ने अपॉइंट हुए तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, हमने भी उनका इंटरेस्ट एनकरेज किया और हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से इनपुट्स दिए। आप जानते हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स थी उनकी वॉइस सैम्पलिंग तक आयोग ने वहाँ अटैच की, और जब वॉइस सैम्पलिंग जब अटैच हो गई और उसके बाद जब कोर्ट में केस गया, उसके अलावा जितना भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, लड़के को बुलाना, लड़के के साथ सारी चीज़ों को मैच करवाना, इवन लड़के ने इसी डर के कारण, क्योंकि लड़के ने गलती की थी, वाकई अपनी बीवी को मारा पीटा था और वो रिकॉर्डिंग्स में भी क्लियर हो रहा था, और दहेज वो पहले दिन से मांग रहा था शादी की। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ वहाँ जुड़ी। तो आप ये मत सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन का जब आप पार्ट नहीं बनेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बगैर अगर आपका केस वहाँ जा रहा है तो ये इनडायरेक्टली आपका एक्सेप्टेंस है कि ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सच है कि हम इन बातों को मानते हैं। चाहे वो DV का केस हो, चाहे 125 का केस हो, चाहे वो 498 का केस हो, चाहे वो 370 का हो, 376 का हो, विरोध नहीं जताएंगे खेल बिगड़ जाएगा, विरोध जताएंगे खेल बनता चला जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ यही है, विरोध जताने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ कलेक्टिव फॉर्म में कोई भी कॉमन एग्जाम्पल सेट नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल मान के चलिए कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि डॉक्टर वर्ड सुनने में बड़ा कॉमन सा लगता है, बट डॉक्टर जो होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। आंखों का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, पैर का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, आपकी ज़बान तक के भी डॉक्टर सब आ गए, आपके कॉस्मेटिक सर्जरी के भी डॉक्टर्स आ गए, सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो ऐसे ही आपके केसेस में वेरिएशंस होते हैं। तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक जनरल आइडिया पे बना हुआ वीडियो आपके केस को किस तरह से कंक्लूड कर पाएगा। उसके लिए हमें एक बार आपका केस समझना होता है, फिर देखिए रिजल्ट कितना अलग आता है। हाँ, ये कॉमन जो डिज़ाइनिंग है ये वहाँ अप्लाई होती है, पर कैसे आगे पीछे करना है वो तो आपके फैक्ट्स बताएंगे, वो आपके एविडेंसेस बताएंगे। पर मुद्दे की बात है कि ये चलता है और ये होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सबसे ज़रूरी बात यह है कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आज का वीडियो कितना ज़्यादा आपके केस पे फ़र्क डाल सकता है। अगर डाल सकता है तो बिल्कुल क्या करने जा रहे हैं ये बता के जाइएगा आज कमेंट सेक्शन में, और जोश में रहिए, होश मत खोइए।